जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार कंप्लीट सिलेबस को। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स को रिविजन करने वाले हैं, जो कि परफेक्शन आईएएस द्वारा ये मैगजीन निकाला गया है। वॉल्यूम 6 है। एक एक करके हम लोग सभी को रिवीजन करने वाले हैं 70 बीपीएससी पीटी एग्जाम को टारगेट करते हुए। इसमें डिटेल में दिया गया है टॉपिक वाइज। इस तरह से अगर आप रिवीजन कर लेते हैं करेंट अफेयर्स को तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। देखिए, इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है ताकि एक भी प्रश्न न छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं बिहार करेंट अफेयर्स को। दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन पटना में संपन्न हुआ। यहाँ आपको याद रखना है, दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति यानी कि सोसा का 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में सेवा मतदाताओं में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सेवा मतदाताओं में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, बिहार में सेवा मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय औसत से कम है कि ज़्यादा है, तो आपको याद रखना है ज़्यादा है। ठीक है। 2019 में बिहार में सेवा मतदाताओं की संख्या 1,39,815 थी, जो 2024 में बढ़कर 1,67,469 हो गई और इस तरह औसत वृद्धि 19.8% रही है। झारखंड में परसेंट वृद्धि 19.38% बढ़ी, जिससे यह राज्य दूसरे सबसे अधिक सेवा मतदाताओं वाला राज्य बन गया है। ठीक है। प्रथम स्थान पर बिहार और दूसरे स्थान पर झारखंड है। ठीक है। राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 14.7% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है। 14.7% राष्ट्रीय स्तर पर है और बिहार में 19.8%। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, टनलिंग परियोजना के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम ने IIT पटना से समझौता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य SJVN की सुरक्षा परियोजना की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए IIT पटना द्वारा विकसित उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का लाभ उठाना है। SJVN और IIT पटना ओवरबर्डन और विरूपण के बीच जटिल संबंधों का मूल्यांकन करेंगे, जिससे सुरंग परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रणालियों के बेहतर मूल्यांकन और डिजाइन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, NTPC ने 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी NTPC ने अपने 220 मेगावाट के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज फर्स्ट को अस्थायी रूप से बंद किया है। NTPC 75,418 मेगावाट जेबी सहित की कुल स्थापित क्षमता के साथ भारत की सबसे बिजली उपयोगिता है। 1975 में स्थापित NTPC का लक्ष्य 2032 तक 130 गीगावाट की कंपनी बनने का है। ठीक है। 130 गीगावाट की कंपनी बनने का लक्ष्य है। कब तक? तो 2032 तक। ये कब स्थापित हुई? तो ध्यान रखिएगा, 1975 में। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में एशियाई जल पक्षी गणना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर जिलों में एशियाई जल पक्षी जनगणना आयोजित की गई। तो ये जिला का नाम आपको ध्यान रखना है, गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर। गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर में एशियाई जल पक्षी जनगणना आयोजित की गई। वाटर वर्ड जनगणना से प्रजातियों में वृद्धि का पता चलता है। जनगणना ने 200 प्रजातियों के 5,538 जल पक्षियों की पहचान की है, जिससे उनकी आबादी में 10 से 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। AWC एशियाई क्षेत्र में वाटर वर्ड की आबादी की निगरानी के लिए वेटलैंड इंटरनेशनल और एशियन वेटलैंड ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना शुरू की गई। बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु लचीली कृषि के कार्यान्वयन पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है।
परियोजना मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, बेगूसराय और सीतामढ़ी जैसे जिलों में किसानों की लागत और नुकसान को कम करते हुए फसल उत्पादकता को बढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग कंप्लीट बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार सिलेबस को एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से रिविजन करने वाले हैं। ठीक है, परफेक्शन आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट है विभागों की परियोजनाओं की निगरानी के लिए नई प्रणाली वामिस। बिहार में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भौतिक और विधि प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए इसे 9 विभागों में लागू किया जाएगा। क्या है वामिस? वामिस क्या है तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वामिस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी बारीकियां, ई माप बुक, बिलिंग, सर्वेक्षण, स्थल निरीक्षण आदि से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को भी शामिल किया गया है। यह नई सूचना प्रणाली व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का पूरक होगी, साथ ही परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी में भी सहायक होगी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं टेली घनत्व में बिहार सबसे निचले पायदान पर, सबसे निचले और सबसे प्रथम जो भी पायदान बिहार को प्राप्त हुआ है जिस भी सेक्टर में, तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर सबसे अंतिम है और कहाँ पर प्रथम है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम घनत्व में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम घनत्व में, ठीक है, टेलीकॉम घनत्व में बिहार निचले पायदान पर है। बिहार का दूरसंचार घनत्व 56.6% है। दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे है। टेली घनत्व का राष्ट्रीय औसत 85.38% है। दिल्ली का टेली घनत्व केरल और हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। सबसे प्रथम स्थान की बात करें तो केरल आपको ध्यान रखना है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तीसरे स्थान पर। और पुरस्कार देखते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, शरद गागर 2024 यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड नामित। शरद गागर विश्व आर्थिक मंच द्वारा इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने जाने वाले भारत के सबसे युवा और बिहार के पहले व्यक्ति हैं। शरद को यह सम्मान सामाजिक उद्यम क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। वर्ष 2024 में सागर को हर साल जनवरी में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच के प्रतिष्ठित दावोस शिखर सम्मेलन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। ठीक है, शरद सागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, सिवान जिले के जीरादेई में जन्मे सागर केवल 16 वर्ष के थे तब उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना की। डेक्सटेरिटी ग्लोबल का मुख्यालय पटना बिहार में है। 2016 में सागर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा युवा नेताओं की एक विशेष सभा के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किए जाने वाले एकमात्र भारतीय बने थे। 2021 में सागर इतिहास में हार्वर्ड एजुकेशन स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय भी बने थे। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स देखते हैं। बिहार हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं वॉल्यूम 6 का। ठीक है, भारत में स्टेम में महिलाओं का निम्न प्रतिनिधित्व। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक नए अध्ययन के अनुसार STEM क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में भारतीय शिक्षा जगत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है। यद्यपि भारत दुनिया में महिला STEM स्नातकों का उच्चतम परसेंट लगभग 40% से तैयार करता है, तथापि देश में STEM नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम यानी कि 14% है। कितना है? तो 14% है। STEM कार्यबल से महिलाओं के धीरे धीरे बाहर होने को लीकी पाइपलाइन कहा जाता है। लीकी पाइपलाइन के प्रमुख कारणों में विवाह, प्रसव, पारिवारिक समर्थन की कमी, लिंग अंध संस्थागत संरचनाएं आदि शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पहली बार घर पर मतदान की सुविधा। पहली बार घर पर मतदान की सुविधा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा पहली बार 2024 के आम चुनाव में घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चुनाव आयोग का यह कदम उसके आदर्श वा कि कोई भी मतदाता पीछे न छूटे के अनुरूप है। होम वोटिंग सुविधा के तहत मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की पूरी टुकड़ी की भागीदारी के साथ घर से मतदान होता है और मतदान की गोपनीयता को भी बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट है होम वोटिंग सुविधा के लाभार्थी कौन कौन हैं? तो देखिए, जो 40% विकलांगता वाले हैं
PWD 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 40% जो विकलांग हैं, और जो 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं। नेक्स्ट है मौसम की प्रासंगिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में 5 देशों को भारत की मदद। कौन कौन से 5 देश हैं जो कि भारत की मदद कर रहे हैं? तो देखिए, भारत 5 देशों नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, ठीक है, को मौसम की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है। तो ये आपको देश का नाम याद रखना है। भारत के पड़ोसी देश ही हैं मॉरिशस, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल। इससे इन देशों को चरम मौसम की घटनाओं के कारण जान माल के नुकसान को कम करने के लिए EWS विकसित करने में मदद मिलेगी। भारत के यह प्रयास 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल का हिस्सा है। EWS खतरे की निगरानी, पूर्वानुमान आदि और प्रक्रियाओं की एक एकीकृत प्रणाली है जो व्यक्तियों, सरकारों को आपदा जोखिमों को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भ्रामक विज्ञापनों के प्रसारण को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आयुर्वेद से संबंधित कंपनी के विज्ञापनों में भ्रामक दावों के मामले की सुनवाई कर रहा है। ये करेंट में चर्चा में था, आप सभी को पता ही है, काफ़ी चर्चा में था। भ्रामक विज्ञापन ड्रग्स और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत निश्चित है। 1954 के तहत निश्चित है। अधिनियम की धारा 4 उन विज्ञापनों पर रोक लगाती है जो दवा के वास्तविक चरित्र के बारे में गलत धारणाएं देते हैं। धारा 5 उपचार के लिए जादुई उपचारों के विज्ञापन पर रोक लगाती है। जादुई उपचारों को किसी भी जादू, ताबीज, मंत्र, कवच आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निदान, इलाज, शमन आदि के लिए चमत्कारी शक्तियाँ होने का आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, संगीत नाट्य अकादमी ने शक्ति पीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव आयोजित किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यह त्यौहार देश भर में 7 अलग अलग शक्तिपीठों, पवित्र स्थलों में मनाया गया। शक्तिपीठों की कुल संख्या 51 है। कितना है? तो शक्तिपीठों की कुल संख्या 51 है। कार्यक्रम का स्थान की बात करें तो शक्ति उत्सव का उद्घाटन 9 अप्रैल 2024 को असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उद्घाटन के बाद निम्नलिखित शक्तिपीठों में महोत्सव का आयोजन किया गया। कौन कौन से शक्तिपीठ हैं? तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में, महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, त्रिपुर सुंदरी मंदिर उदयपुर त्रिपुरा में, अंबाजी मंदिर बसानकांठा गुजरात में, जय दुर्गा शक्तिपीठ देवघर झारखंड में है। शक्तिपीठ माँ हरसिद्ध मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में। महोत्सव का समापन 17 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि मंदिर में संपन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। NTPC लिमिटेड बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च करेगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखते हैं। देखिए, NTPC लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी अपनी प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल बालिका सशक्तिकरण मिशन यानी कि GEM के एक नए संस्करण का अनावरण किया। GEM का उद्देश्य लड़कियों की कल्पनाओं को पोषित करना और अवसरों का पता लगाने की उनकी क्षमता को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को खत्म करना है। अप्रैल 2024 से शुरू होने वाला GEM का नया संस्करण बिजली क्षेत्र के सर्वाधिक उपकरणों के 42 चिन्हित स्थानों पर समाज के वंचित वर्गों के लगभग 3000 मेधावी बच्चों को जोड़ेगा। GEM को 2018 में केवल 3 स्थानों और 392 प्रतिभागियों के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था और तब से यह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं NTPC के बारे में। देखिए, NTPC लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बिजली निर्माण कंपनी और बिजली मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, स्थापना इसका ध्यान रखिएगा 1975 में और मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सुविधा पोर्टल की सक्रियता बढ़ी। सुविधा पोर्टल की सक्रियता बढ़ी क्या है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से सुविधा पोर्टल पर 73,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 60% को स्वीकृति मिली। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया, ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग के द्वारा विकसित किया गया।
इसने चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमति और सुविधाओं के अनुरोध प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया। यह रैलियों, हेलीकॉप्टरों, वाहन परमिट, अस्थायी पार्टी कार्यालयों आदि के आयोजनों की अनुमति प्रदान करता है। यह पोर्टल चुनावी खर्चों की जांच करने में मदद कर सकता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही और निष्पक्षता में योगदान मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के अनुकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना? तो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना। चलिए डिटेल में समझते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, जो कि समानता का अधिकार वर्णन है, और अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार है, के दायरे में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी गुजरात और राजस्थान में लुप्तप्राय पक्षी फरस जातियों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण से संबंधित एक मामले में फैसला सुनाते हुए आई है। नेक्स्ट बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के क्या क्या प्रयास रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, ठीक है, पीटी के लिए तो हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो कि सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है पर्यावरण से संबंधित, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2011। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक विफल डोप परीक्षण वाडा, ठीक है, सबसे अधिक विफल डोप परीक्षण वाडा। चलिए डिटेल में समझते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2000 या उससे अधिक परीक्षणों वाले देशों की तुलना में भारत में असफल डोप परीक्षण का परसेंट सबसे अधिक दर्ज किया गया है। डोपिंग प्रतियोगिता के दौरान एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उन पदार्थों या शारीरिक मध्यस्थों का उपयोग है जो आमतौर पर शरीर में मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। प्रयुक्त तरीके रक्त और रक्त घटकों का हेरफेर, रासायनिक और शारीरिक हेरफेर, जीन डोपिंग। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत में खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देती हैं, समन्वय और निगरानी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्री संरक्षण पहल के तहत मुंबई में 210 कृत्रिम चट्टानों की स्थापना। डिटेल में समझते हैं। कृत्रिम चट्टानें इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप हैं जिनका उपयोग प्राकृतिक आवासों के पुनर्वास या सुधार के लिए किया जाता है। इन्हें एक निश्चित वैज्ञानिक डिजाइन के साथ समुद्र तल पर रखा जाता है और यह आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह देश की दूसरी कृत्रिम चट्टान है, जबकि पहली कृत्रिम चट्टान की बात करें तो पांडिचेरी में स्थापित की गई है। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गुजरात के कच्छ में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती मिली है। 52 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती गुजरात के कच्छ में मिली है। डिटेल में समझते हैं। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़दावेट में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। उत्खनन का नेतृत्व सहायक प्रोफेसर अभयन GS और राजेश SV ने किया। इस अभियान ने इस क्षेत्र में प्रारंभिक हड़प्पा बस्तियों की सांस्कृतिक गठन पर प्रकाश डालने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य उजागर किए। उत्खनन से लगभग 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की हड़प्पा बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। कब से? तो 3200 से 1700 के बीच के ये साक्ष्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हल्दीराम को प्रसिद्ध टैग मार्क घोषित किया। हल्दीराम को प्रसिद्ध टैग मार्क घोषित किया है दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा। डिटेल में समझते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के संदर्भ में खाद्य पदार्थों, रेस्तरां और भोजनालयों के संबंध में हल्दीराम के साथ साथ ब्रांड के लाल अंडाकार आकार के निशान को प्रसिद्ध चिन्ह घोषित किया है। TMA सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क को एक ऐसे चिन्ह के रूप में परिभाषित करता है जो जनता के एक बड़े वर्ग के लिए ऐसा बन गया है, जो ऐसे सामान का उपयोग करता है या ऐसी सेवाएं प्रदान करता है कि ऐसे चिन्हों का उपयोग एक कनेक्शन को इंगित करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदला है। चीन ने क्या किया है? तो 30 नामों को बदला है। कहाँ का? तो अरुणाचल प्रदेश का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदलने के बाद विदेशी मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है। चीन क्या कहते हैं? तो दक्षिण तिब्बत कहता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC भारत और चीन के बीच विभाजन रेखा है। भारत और चीन के बीच सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया है और इस पर कोई पारस्परिक सहमति नहीं है। भारत LAC को 3448 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीन इसे लगभग 2000 किलोमीटर ही मानता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, इस क्षेत्र में एलएसी 1914 में 14 के शिमला कन्वेंशन कब हुआ था? शिमला कन्वेंशन तो 1914 में के दौरान मैकमोहन रेखा के साथ खींची गई है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा है। 1949 में जब कम्युनिस्टों ने चीन में सत्ता संभाली, इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के साथ हाथ खींच लिया। इन समझौते से हाथ खींच लिया, ठीक है। वर्तमान में भारत के 43,180 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन का कब्जा है। नेक्स्ट बात करते हैं, CGHS लाभार्थी आईडी के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA आईडी से जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1 अप्रैल से CGHS लाभार्थी आईडी को आयुष्मान भारत कार्ड खाता आईडी से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य CGHS लाभार्थियों की डिजिटल स्वास्थ्य पहचान बनाना और उनके डिजिटल स्वास्थ्य के रिकॉर्ड को संग्रहित करना है। ABHA यानी कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक 14 अंक की विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ता संख्या है। यह आईडी आपको भारत के डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम में एक भागीदार के रूप में पहचानती है, जिसे पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चुनाव आयोग ने मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर लॉन्च किया है। मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर लॉन्च किया है, क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2024 में गलत सूचना के प्रसार से निपटने के लिए मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर लॉन्च किया है। यह एक क्लिक पर आसान प्रारूप में विश्वसनीयता और प्रामाणिक चुनाव संबंधित जानकारी के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग जानकारी को सत्यापित करने, गलत सूचना के प्रचार को रोकने, मिथकों को दूर करने और आम चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दे के बारे में सूचित रहने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। यह रजिस्टर पहले ही सार्वजनिक कर चुकी चुनाव संबंधी फर्जी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले संभावित मिथक उपलब्ध कराता है। रजिस्टर को निर्धारित आधार पर अद्यतन किया जाएगा। यह चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं, गृह मंत्रालय ने FCRA पंजीकृत NGO की वैधता 30 जून तक बढ़ाई है। क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, गृह मंत्रालय ने NGO के विदेशी योगदान अधिनियम पंजीकरण की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। सभी FCRA पंजीकृत NGO की वैधता बढ़ा दी गई है जिनके नवीनीकरण आवेदन अभी भी विचाराधीन है और जिसकी वैधता 30 जून से पहले समाप्त हो रही है। जो गैर सरकारी संगठन विदेशी दान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत होना होगा। पंजीकरण 5 वर्षों के लिए वैध है और नवीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अनुसार चुनाव के लिए उम्मीदवार, समाचार पत्र के संपादक या प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी आदि को विदेशी दान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार 44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक आरोप हैं, 5% अरबपति हैं। डिटेल में समझते हैं। आपराधिक आरोप का सामना करने वाले 50% सांसद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश से हैं। आपराधिक आरोपों वाले मौजूदा सांसदों में से 29% गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि के आरोप शामिल हैं। राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का क्या है विचार, तो देखिए चलिए देखते हैं। लिली थॉमस बनाम UOI 2013 का मामला है। न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा वाले अपराध के दोषी सांसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम UOI मामला क्या है, 2018 का है। किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल आपराधिक आरोप तय होने पर उसे विधायी निकाय की सदस्यता अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है। आरोप लगाने पर नहीं ठहराया जा सकता है अयोग्य। नेक्स्ट है, केंद्र ने नागालैंड में अफस्पा का विस्तार किया है। क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, सशस्त्र बल अधिनियम अफस्पा नागालैंड के कुछ हिस्सों और पुलिस थाना क्षेत्रों में कई वर्षों से लागू है और इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है। एक अधिसूचना में 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को 1 अप्रैल 2024 से 6 महीने की अवधि के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया गया है, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है,
सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम क्या है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक संसदीय अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों और राज्य और अर्धसैनिक बलों को आसान क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में विशेष शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है। नगाओं के विद्रोह से निपटने के लिए यह कानून पहली बार वर्ष 1958 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो पहली बार 1958 में असफा लागू हुआ था। आपको ध्यान रखना है, नगाओं के विद्रोह से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। अधिनियम को वर्ष 1972 में संशोधित किया गया और किसी क्षेत्र को आसान घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ साथ केंद्र को भी प्रदान की गई। ठीक है। प्रारंभ में ये राज्य को था, अब साथ में केंद्र को भी है। त्रिपुरा ने वर्ष 2015 में अधिनियम को निरस्त कर दिया तथा मेघालय 27 वर्षों के लिए असफा के अधीन था, जब तक कि इसे 1 अप्रैल 2018 से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 2018 से केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था। वर्तमान में असफा असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू हैं। कहाँ कहाँ लागू हैं? तो ध्यान रखिएगा, असफा असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से आपको रट के याद करना होगा। चारों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा इनमें से कौन सा असफा लागू है किस राज्य में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप पेश किया है। चुनाव आयोग के द्वारा सक्षम ऐप पेश किया गया है। क्यों किया गया है? समावेशिता और सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में। ठीक है। क्या है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने दिव्यांगों के लिए आसान मतदान की सुविधा और मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% बेंच मार्क विकलांग व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से घर से मतदान कर सकते हैं। 40% जो भी विकलांग हैं और 85 वर्ष से जो भी सीनियर सिटीजन है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत को रद्द किया है। क्या है मामला, समझते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण फैसले में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जाफर अहमद पारे की हिरासत को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति राहुल भारती ने इस बात पर जोर दिया कि भारत कानून के शासन के तहत काम करता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को उचित कानूनी आधार के बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जाफर अहमद को आतंकवादी समूह से जुड़े होने के आरोपों के आधार पर लगातार हिरासत में रखा गया था। एक अन्य मामले में प्रतिबंधित जमानत इस्लामी के पूर्व प्रवक्ता अली मोहम्मद लून की हिरासत को रद्द करते हुए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने प्रशासन को उन्हें अवैध हिरासत के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सरकार कस्तूरी कॉटन के लिए 6 राज्यों में कॉटन टेस्ट लैब स्थापित कर देगी। ये राज्य का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, केंद्र सरकार 6 राज्यों में उच्च श्रेणी की कस्तूरी कपास के लिए समर्पित परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बना रही है। ठीक है। कस्तूरी कपास के लिए समर्पित परीक्षण प्रयोगशालाएं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक में स्थापित करेगी। ठीक है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर भारतीय कपास ब्रांड को बढ़ावा देना है। भारतीय कपास को वैश्विक बाजार में कस्तूरी कॉटन कपास के रूप में जाना जाता है। भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे उत्पादक तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र ने अंग प्रत्यारोपण कराने वाले विदेशियों की बढ़ती संख्या की जांच के लिए आदेश दिए हैं। क्या है मामला, समझते हैं डिटेल में। देखिए, केंद्र ने राज्यों से कहा कि वे मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के उल्लंघन की जांच करें। उल्लंघन करने वाले अस्पतालों का पंजीकरण निलंबित करें। ठीक है। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने देश में निजी अस्पतालों के माध्यम से अंग प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है। केंद्र सरकार ने भारत में विदेशी नागरिकों से जुड़े अंग प्रत्यारोपण की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण की जांच का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत नियुक्त उपयुक्त अधिकारियों को विदेशी नागरिकों से जुड़े प्रत्यारोपण की जांच करने का भी निर्देश दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इंडिया पोस्ट ने अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन पर एक डाकघर खोला है। अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन पर एक डाक खोला गया है। चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, इससे पहले इंडिया पोस्ट ने 1984 में डच गंगोत्री स्टेशन पर तथा 1990 में मैत्री स्टेशन पर भी डाकघर स्थापित किए। भारतीय डाक संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1,55,000 से अधिक डाकघरों के साथ यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरित डाक नेटवर्क है। ठीक है। दुनिया में प्रथम स्थान पर है सबसे ज़्यादा डाकघर वाला
देश, ठीक है। अंटार्कटिका में भारत ने तीन अनुसंधान केंद्र हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। यहाँ किन नहीं, तीन होगा। तीन अनुसंधान केंद्र, दक्षिण गंगोत्री जो कि 1980 स्थापित हुआ था, और मैत्री की बात करते हैं 1989 में, भारती 2012 में स्थापित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण। क्या है मामला, समझते हैं। देखिए, पृथ्वी दिवस समारोह के लिए CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है। यह पहल जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए CSIR की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। CSIR की स्थापना 1942 में भारत सरकार द्वारा देश के भीतर वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की। नेक्स्ट है लद्दाख में छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा की मांग। क्या है मामला, समझते हैं। देखिए, लद्दाख के लोग छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची के बारे में देखते हैं। देखिए, संविधान की छठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रदान की गई है। छठी अनुसूची का संबंध है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है, जो कि UPSC स्टेट पीसीएस में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। छठी अनुसूची के प्रमुख प्रावधान देखते हैं। यह राज्यपाल को इन 4 राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद बनाने का अधिकार देता है। ADC की संरचना, ADC में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं जबकि बाकी निर्वाचित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 4 राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं जबकि बाकी निर्वाचित होते हैं। इनमें अधिकतम 46 सदस्य हो सकते हैं। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक अपवाद है, जिनमें अधिकतम 46 सदस्य हो सकते हैं। ARC, यदि किसी स्वायत्त जिले में कई अनुसूचित जनजातियां हैं तो राज्यपाल उनके लिए निवास वाले क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र में विभाजित कर सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष। प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी को दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय के सभागार में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI और अधिकतम 7 अतिरिक्त न्यायाधीश होने चाहिए, जब तक कि संसद किसी कानून के माध्यम से अधिक संख्या निर्दिष्ट न करे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित स्वीकृत पदों की संख्या है 34, ठीक है, 33 हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में उल्लिखित हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश समय समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी से नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को रिवीजन करने वाले हैं। तो क्लास आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का सपोर्ट रहा तो हम लोग कंप्लीट BPSC के सिलेबस को चैप्टर वाइज MCQ प्रश्नों के माध्यम से प्रिफिक्सन IAS का जो है उसके तहत रिवीजन करने वाले हैं और करेंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।